आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ण विचार। वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग भाषा के बारे में पढ़े थे, व्याकरण के बारे में पढ़े थे। तो व्याकरण सीखने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। वर्ण विचार, उसके बाद शब्द विचार, उसके बाद वाक्य विचार। तो सबसे पहला भाग हम लोग पढ़ेंगे व्याकरण का, वर्ण विचार। तो देखिए यहाँ पे वर्ण, ये वर्ण है, वर्ण विचार पढ़ेंगे हम लोग। तो वर्ण किसे कहते हैं? सबसे पहले वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, जिसका और छोटा रूप नहीं किया जा सकता है, उसे हम लोग वर्ण कहते हैं। तो वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसको और छोटा नहीं किया जा सकता है, उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। जैसे यहाँ पर मोहिनी शब्द है, तो मोहिनी एक शब्द है, तो इसको छोटा करने के लिए ये मोहिनी ये आपको लेटर है, और इसको भी और छोटा कर सकते हैं। मो को और छोटा कर सकते हैं। म हलंत और ओ से मिलकर मो बना है, और ही बना है ह हलंत, और छोटी ई से मिलकर ही बना है, और नी बना है न हलंत और बड़ी ई। तो ये आपको ये जो है ये वर्ण है, ये सबसे छोटी इकाई है, इससे और छोटा नहीं किया जा सकता है। तो वर्ण वह सबसे छोटी इकाई है जिसको और छोटा नहीं किया जा सकता है। वर्ण को ही हम लोग अक्षर भी कहते हैं। तो वर्ण वह सबसे छोटी इकाई है भाषा की जिसको और छोटा नहीं किया जा सकता है, और वर्ण को ही अक्षर कहते हैं। वर्ण से मिलकर शब्द बनता है, वर्ण से मिलकर शब्द बनता है, शब्दों से मिलकर वाक्य बनता है, और वाक्यों से मिलकर भाषा बनता है। तो सबसे पहले हम लोग वर्ण के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। वर्ण के बारे में हम लोग जान गए। अब वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला, तो जिस प्रकार हम लोग फूल से माला बनाते हैं, एक धागा में पिरोकर बहुत सारे फूलों को पिरोकर माला बनाते हैं, उसी प्रकार भाषा के सभी वर्ण अक्षरों को मिलाकर एक समूह बनता है, जिसे हम लोग वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, या वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। देखिए यहाँ पर ये हिंदी वर्णमाला है, ये वर्णमाला है, हिंदी वर्णमाला। जिस सब आप व्यवस्थित समूह है, क से क वर्ग, च का च वर्ग, ट का ट वर्ग, त का त वर्ग, प का प वर्ग, और इसी प्रकार अन्य वर्ण मिलकर वर्णमाला का निर्माण करते हैं। अब आता है कि वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है। तो वर्ण को उच्चारण की दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं और व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, ये हम लोग जानेंगे।
स्वर वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिसका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, उसे हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। और व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? व्यंजन वर्ण वह वर्ण है जिसका उच्चारण हम लोग स्वर वर्ण की सहायता से करते हैं, उसे हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये जो स्वर वर्ण है अ, आ, ई, छोटी ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये स्वर है। इसका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, इसलिए इसे हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण देखिए, ये जो व्यंजन वर्ण है, इसका उच्चारण हम लोग स्वर की सहायता से करते हैं। जैसे ये क है, क को लेते हैं, क में ये क है, क हलंत प्लस अ, इसमें अ छुपा है। ये क जो है शुद्ध व्यंजन है और इसमें अ छुपा हुआ है, तो ये दोनों मिलकर क बना है, दोनों मिलकर क बना। तो ये जो व्यंजन है इसका उच्चारण स्वर की सहायता से हुआ है, इसलिए वह वर्ण जिसका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, उसे हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर, अब स्वर के कितने उच्चारण के अनुसार स्वर को तीन भाग में बांटा गया है: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व स्वर वह स्वर है जिसके उच्चारण में एक इकाई का समय लगता है, यानी कि कम समय लगता है, उसे हम लोग ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ये ह्रस्व स्वर है, छोटी ई ह्रस्व स्वर है, छोटा ऊ ह्रस्व स्वर है, और री, ये चार जो है ये ह्रस्व स्वर है। दीर्घ स्वर, अब दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? तो दीर्घ स्वर वह स्वर है जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, उसे हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर वह स्वर है जिसका उच्चारण ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर में आ जाएगा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये हो जाएगा दीर्घ स्वर। अब प्लुत स्वर किसे कहते हैं? प्लुत स्वर वह स्वर है जिसका उच्चारण दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। लेकिन आजकल प्लुत स्वर का उपयोग नहीं होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है ओम। ओम हम लोग कहते हैं तो ओम बहुत ज़्यादा समय लगा, दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगा, तो इसलिए प्लुत स्वर है। जैसे कहते हैं हम लोग ओम, तो ये प्लुत स्वर है। उसी प्रकार अन्य शब्द भी जो हम लोग जोड़ देकर बहुत देर तक बोलते हैं, उसे हम लोग प्लुत स्वर कहते हैं। लेकिन अभी प्लुत स्वर का उच्चारण नहीं होता है।
अब हम लोग आते हैं, ये स्वर हो गया। स्वर के 3 भेद हैं उच्चारण के अनुसार। ह्रस्व, जिसका उच्चारण 1 इकाई का समय लगता है। दीर्घ, जिसका उच्चारण ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है। प्लुत, जिसका उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। अब आते हैं वर्ण के दूसरा भेद, व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? तो व्यंजन वह वर्ण है जिसका उच्चारण हम लोग स्वर की सहायता से करते हैं, उसे हम लोग व्यंजन कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ। क से लेकर आपको म तक, फिर य, र, ल, व, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंती स, ह। ये सब क्या है? ये व्यंजन वर्ण है, क्योंकि इसका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। जैसे ये आपको व्यंजन है क हलंत और प्लस इसमें अ छुपा रहता है, तो ये दोनों मिलकर क बना। तो ये क का उच्चारण कैसे हुआ? इसमें क व्यंजन में अ स्वर जुटा, तब ये क बना व्यंजन। तो इसका उच्चारण, क का उच्चारण अ स्वर की सहायता से हुआ है, इसलिए इसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? वह वर्ण जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है, उसे हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो व्यंजन वर्ण को भी हम लोग 3 भागों में बांटे हैं उच्चारण के अनुसार: स्पर्श, अंतःस्थ और ऊष्म। अब हम लोग जानेंगे स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। तो स्पर्श का मतलब, जब हम कोई वर्ण बोलते हैं, कोई व्यंजन बोलते हैं, तो मुंह से वायु निकलती है, तो वे मुंह के अलग अलग पार्ट से टकराती है, स्पर्श करती है, इसीलिए इसका नाम स्पर्श व्यंजन पड़ा। जैसे यहाँ पर स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, तो यहाँ देखिए, क से लेकर क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, यानी क से लेकर और म तक, ये क्या है? ये आपको हो जाएगा स्पर्श व्यंजन, क्योंकि मुंह के अलग अलग भाग से जब वायु निकलती है तो स्पर्श करती है, इसलिए इसका नाम स्पर्श व्यंजन पड़ा। अब आते हैं 2 नंबर, यहाँ पे अंतःस्थ किसे कहते हैं। तो अंतःस्थ य, र, ल और व, ये 4 वर्ण को, व्यंजन को हम लोग अंतःस्थ कहते हैं, क्योंकि इसका उच्चारण जब वायु निकलती है मुंह से इनके उच्चारण में, तो ज़्यादा स्पर्श नहीं करती है, सीधे बाहर निकल जाती है, इसलिए ये अंतःस्थ है। जैसे य, र, ल, व, इसे हम लोग अंतःस्थ कहते हैं। अब आता है ऊष्म। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? वह व्यंजन जिसके उच्चारण में मुंह से घर्षण के द्वारा गर्म वायु मुंह से निकलती है बाहर, उसे हम लोग ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे यहाँ पर तालव्य स, गर्म ऊष्मा बाहर निकलती है मुंह से, बोलते समय गर्म वायु बाहर निकलती है, इसलिए ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तालव्य स, मूर्धन्य स, दंते स और ह, ये जो वर्ण है, व्यंजन है, इसे हम लोग ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो हम लोग वर्ण के 2 भेद जाने उच्चारण के अनुसार, स्वर और व्यंजन।
स्वर का उच्चारण बिना किसी दूसरे की सहायता से होता है और व्यंजन का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है, तो उसे हम लोग व्यंजन कहते हैं। स्वर के 3 भेद हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। और व्यंजन के तीन भेद हैं, स्पर्श, अंत, अस्त और ऊष्म। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आता है अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण किसे कहते हैं? वह वर्ण जिसके उच्चारण में कम प्रयत्न करना पड़ता है, कम ताकत लगानी पड़ती है, उसे अल्प प्राण कहते हैं। और जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक ताकत लगाना पड़ता है, अधिक प्राण लगाना पड़ता है, उसे महाप्राण कहते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और पांचवा जो वर्ण है वह अल्प प्राण है। जैसे क, ग, अंग, ट, ड, न, ये सब अल्प प्राण है, क्योंकि इसमें हम लोग कम प्रयत्न करना पड़ता है। और वहीं महाप्राण उसे कहते हैं प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो है, दूसरा और चौथा वर्ण जो है उसे हम लोग महाप्राण कहते हैं, क्योंकि उसके उच्चारण में अधिक ताकत लगाना पड़ता है। जैसे ख, घ, अधिक ताकत लगाना पड़ता है, इसलिए महाप्राण कहलाते हैं। तो हम लोग जान गए अल्प प्राण किसे कहते हैं, महाप्राण किसे कहते हैं। जिन वर्ण के उच्चारण में कम ताकत लगाना पड़ता है अल्प प्राण, जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक ताकत लगाना पड़ता है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम ताकत लगाना पड़ता है अल्प प्राण, जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक ताकत लगाना पड़ता है उसे हम लोग महाप्राण कहते हैं। अल्प प्राण में प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण है और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण कहते हैं। अब आता है स्वरों की मात्रा। स्वर की मात्रा, स्वर की मात्रा किसे कहते हैं? अब देखिए, स्वरों को हम लोग 2 प्रकार से लिखते हैं। जैसे आम लिखना है तो अ स्वर है, आ स्वर है, आम लिख दिए। तो इसमें आ जो है ये स्वर है, डायरेक्ट स्वर आ रहा है इसमें। तो एक ये हो गया प्रयोग। और दूसरा प्रयोग है मात्रा के द्वारा। जैसे कि मात्रा, जैसे कि काम लिखे तो इसमें आपको ये जो पाई है ये आ की मात्रा है। क में आ की मात्रा जुड़कर काम बना है, तो ये डायरेक्ट नहीं आया, इसका मात्रा जुड़ा हुआ है, इसलिए ये दूसरा प्रयोग है। आगे चित्र में देखते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पर आम लिखे थे तो आ डायरेक्ट आया था, आम, आ डायरेक्ट आया था। लेकिन अगर हम काम लिखते हैं तो इसमें आ की जो मात्रा है, यहाँ पे आ की मात्रा यहाँ नीचे है उसका मात्रा, ये जो आ की मात्रा है, तो ये आपको यहाँ पे स्वर की मात्रा का प्रयोग हुआ है, तो ये काम बना है। तो स्वर की मात्रा 2 प्रकार से यूज कर सकते हैं। एक डायरेक्ट स्वर द्वारा और दूसरा है मात्रा के द्वारा।
तो हम लोग स्वरों की मात्रा के बारे में भी जाने। अब हम लोग पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। संयुक्त व्यंजन, जब दो व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उसे हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे छ, त्र और ज्ञ, ये तीन जो है ये संयुक्त व्यंजन है। छ बना है क हलंत प्लस स हलंत, ये दो व्यंजन मिलकर छ बना है। उसी प्रकार त्र, त हलंत प्लस र हलंत मिलकर त्र बना है। दो व्यंजन मिलकर बना है तो ये संयुक्त व्यंजन है। उसी प्रकार ज्ञ जो है, ज्ञ बना है ज हलंत प्लस य, मिलकर ज्ञ बना है। तो संयुक्त व्यंजन उसे कहते हैं जब दो व्यंजन आपस में मिलकर तीसरे व्यंजन को बनाते हैं। तो जब दो व्यंजन आपस में मिलकर नए व्यंजन बनाते हैं तो संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब ये हो गया संयुक्त व्यंजन। अब हम लोग स्वर तंत्रियों के अनुसार जितना भी वर्ण है उसको हम लोग दो भाग में बांटते हैं, एक अघोष और दूसरा घोष। स्वर तंत्री यहाँ पर होता है, ये जो गला है, गला में एक स्वर तंत्री होती है जिससे हम लोग आवाज़ बाहर निकालते हैं। तो अघोष उसे कहते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों का प्रयोग नहीं होता है, उसे हम लोग अघोष कहते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण को हम लोग क्या कहते हैं, अघोष कहते हैं। आगे हम लोग इसको बारे में देखेंगे। और सघोष उसे कहते हैं जिसका उच्चारण में स्वर तंत्रियों का प्रयोग होता है। स्वर तंत्रियों के कंपन से जो वर्ण निकलता है उसे हम लोग सघोष कहते हैं। और जिन वर्ण के उच्चारण में स्वर तंत्रियों का कंपन नहीं होता है उसे अघोष कहते हैं। अब यहाँ पे है आपको द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं। द्वित्व व्यंजन, तो जब एक स्वर रहित व्यंजन जब सेम स्वर सहित व्यंजन के साथ मिलता है तो जो शब्द बनता है, जो वर्ण बनता है उसे हम लोग द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे ये और ये दोनों मिलकर क्या बना, कक बना। तो इससे बनता है पक्का, प आधा क का, पक्का, चक्का। तो इस तरह ये जब एक स्वर रहित व्यंजन जब दूसरे स्वर सहित व्यंजन के साथ मिलता है
तो जो शब्द बनता है उससे हम लोग क्या कहते हैं? तो द्वित व्यंजन कहते हैं। इससे बहुत शब्द बनता है, चक्का, पक्का, चक्का। संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं? तो संयुक्ताक्षर जब एक स्वर रहित व्यंजन, जब अलग टाइप के स्वर सहित व्यंजन के साथ मिलता है तो हम लोग उसे संयुक्ताक्षर कहते हैं। जैसे तो ये दोनों मिलकर क्या बना? आधा क और ख। जैसे मक्खी, तो इसमें म जोड़कर इसमें हम लोग मक्खी बनाएंगे। तो संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं? जब एक स्वर रहित व्यंजन अलग टाइप के दूसरे स्वर सहित व्यंजन से मिलते हैं तो संयुक्ताक्षर बनता है। तो इसमें अल्प प्राण, महाप्राण जान गए हम लोग। अल्प प्राण जिसके उच्चारण में कम ताकत का जरूरत पड़ता है, और महाप्राण जिसके उच्चारण में अधिक ताकत का जरूरत पड़ता है। स्वरों की मात्रा के बारे में जाने हम लोग। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? जब दो व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। स्वर तंत्रिया किसे कहते हैं? जब जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर तंत्रिया में कंपन उत्पन्न नहीं होता है तो उसे अघोष कहते हैं। और जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर तंत्रिया में कंपन उत्पन्न होता है उससे हम लोग, ये स्वर तंत्रिया है यहाँ पर आता है, जिसमें कंपन उत्पन्न होता है उससे हम लोग सघोष कहते हैं। अब आता है अयोगवाह। अयोगवाह 3 प्रकार के होते हैं: अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। पहले हम अनुस्वार के बारे में जानेंगे। जैसे कि किसी भी वर्ण के ऊपर एक बिंदु रहता है तो उसे अनुस्वार कहते हैं। जैसे कन, ऊपर बिंदु कन हो गया, ये अनुस्वार है। इसका उच्चारण न की तरह होता है, इसका उच्चारण न के जैसा होता है। इसका उच्चारण नाक से होता है, इसका उच्चारण नाक से होता है, इसलिए ये अनुस्वार है। जैसे हम लिखते हैं पंखा, पंखा। दूसरा है अनुनासिक। जब ये जो है चंद्र बिंदु, इसे हम लोग अनुनासिक कहते हैं। इसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है। जैसे हंसना, जैसे हंसना, हंसना। तो ये क्या है? अनुनासिक है। और तीसरा है विसर्ग। विसर्ग किसी भी शब्द के लास्ट में 2 बिंदु देते हैं तो उसे हम लोग विसर्ग कहते हैं। जैसे प्रातः, जैसे प्रातः कहते हैं, प्रातः, इसमें 2 बिंदु लगता है साइड में, तो इसे विसर्ग कहते हैं। तो हम लोग अयोगवाह के बारे में जाने। 3 होते हैं: अनुस्वार में बिंदु होता है, अनुनासिक जो चंद्र बिंदु होता है, और विसर्ग जो लास्ट में 2 बिंदु होता है। उससे हम लोग इसको ह की तरह पढ़ते हैं, प्रातः। इसको ह की तरह, विसर्ग को ह की तरह पढ़ा जाता है। अब हम लोग जानेंगे वर्ण के उच्चारण स्थान। प्रत्येक वर्ण का उच्चार मुंह में, प्रत्येक वर्ण का मुंह में अलग अलग स्थान से उच्चारण होता है। तो ये सीखना इसलिए ज़रूरी है कि शुद्ध बोलने के लिए हम लोग वर्णों के उच्चारण स्थान जानेंगे तो वहीं से हम बोलने का प्रयत्न करेंगे तो हम लोग शुद्ध बोल पाएंगे। तो वर्णों का उच्चारण स्थान किसे कहते हैं?
जब हम वर्ण बोलते हैं, कोई भी वर्ण मुंह से निकालते हैं, बोलते समय आवाज़ निकालते हैं, तो कोई आवाज़ किसी वर्ण का उच्चारण कंठ से होता है, किसी का तालु से होता है, किसी का मूर्धा से होता है, किसी का दांत से होता है उच्चारण, किसी का ओठ से होता है, किसी का नाक से होता है, और किसी किसी का कंठ और तालु दोनों से होता है, दोनों के मेल से होता है। और किसी का कंठ और दांत, कंठ और ओठ दोनों को मिलाकर होता है, और किसी का दांत और ओठ मिलाकर होता है। तो हम लोग जानेंगे वर्णों के उच्चारण स्थान कि कौन सा वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ पे है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे एक कंठ है, यहाँ पर दिया है कंठ। तो कंठ का उच्चारण स्थान जो है, कौन कौन से लेटर, कौन कौन से वर्ण कंठ से बोले जाते हैं, तो अ, आ, अह, क वर्ग में आता है क, ख, ग, घ, अंग और ह। ये आपको कंठ से बोले जाते हैं। फिर आता है आपको तालु। तालु का स्थान देखिए, यहाँ पर तालु है, मुंह के लास्ट में तालु है। तो यहाँ से हम लोग उच्चारण करते हैं छोटी ई, बड़ी ई, चवर्ग, चवर्ग में आ जाएगा च, छ, ज, झ, इं, और आपको हो जाएगा य हो जाएगा और स हो जाएगा, य हो जाएगा और स हो जाएगा। फिर आता है आपको मूर्धा। मूर्धा किसे कहते हैं, देखिए यहाँ पर मूर्धा, ये स्थान जो है मूर्धा कहलाता है। तो मूर्धा से हम लोग बोलते समय वायु कहाँ टकराती है, मूर्धा से टकराती है। कौन कौन से लेटर हैं, कौन कौन से वर्ण हैं, देखिए। तो री जो बोलते हैं वे मूर्धा से बोलते हैं। ट वर्ग, ट वर्ग में आ जाएगा ट, ठ, ड, ढ, न और मूर्धन्य स, ये आपको हो जाएगा मूर्धा से। फिर आपको हो जाएगा दांत से। दांत से हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पर दांत, दांत से बोलते हैं हम लोग त वर्ग है, त, थ, द, ध, न बोलते हैं, और दंती स, ये आपको हो जाएगा दांत से। फिर आ जाएगा होठ से। ओठ से हम लोग क्या बोलते हैं, तो ओठ से हम लोग बोलते हैं छोटा ऊ, बड़ा ऊ, पवर्ग, पवर्ग में आ जाएगा प, फ, ब, भ, म, ये हम लोग ओठ से बोलते हैं। अब आ जाएगा आपको दो उच्चारण स्थान मिलकर कोई शब्द निकलता है, तो उससे हम लोग आपको, जैसे यहाँ पे आपको नासिका से कौन कौन बोलते हैं, यहाँ पर नासिका है, नासिका से किस किस वर्ण का उच्चारण होता है, तो अंग, अंग, इं, र, न, म, ये हम लोग नाक से बोलते हैं। फिर आ जाएगा दंत मूल। दंत मूल यहाँ पे होता है, तो इसमें हम बोलते हैं र, ल बोलते हैं। अब दांत और ओठ दोनों को मिलाकर हम लोग बोलते हैं व बोलते हैं व। फिर आपको ओठ और कंठ दोनों को मिलाकर ये हो जाएगा ओठ, ये हो जाएगा ओठ, और ये कंठ, दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं ओ, औ। फिर आ जाएगा आपको यहाँ पे कंठ और तालु। कंठ और तालु, कंठ और तालु को मिलाकर जो
वर्ण बोले जाते हैं उसे हम लोग कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं। इसमें ए ऐ इसमें शामिल है। तो उच्चारण स्थान कंठ से यहाँ पर दिया हुआ है अ आ क ख ग घ अंग, ये कंठ से। तालु से जिस दिया हुआ है, तालु से कौन सा वर्ण बोला जाता है? मूर्धा से, दंत से, ओठ से। कंठ और तालु से, कंठ प्लस ओठ से, दांत प्लस ओठ से और नासिका से हम लोग जो शब्द जो वर्ण बोलते हैं उसे हम लोग यहाँ देख सकते हैं। बोलेंगे तो और टाइम ज़्यादा लगेगा, ऑटोमेटिक हम ऊपर बोल चुके हैं। तो आज हम लोग सीखें वर्ण के बारे में। व्याकरण की पहली सीढ़ी है, 3 सीढ़ी है, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो इसमें हम लोग पहले सीढ़ी पर चढ़ गए। आज हम लोग वर्ण विचार को जानकर अब नेक्स्ट हम लोग वर्ण विचार के बारे में कुछ और जानेंगे। जैसे संधि और संधि विच्छेद के बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम लोग शब्द के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग वाक्य के बारे में जानेंगे। तो आज हम लोगों ने सीखा वर्ण विचार के बारे में। वर्ण के भेद, स्वर वर्ण, व्यंजन में 2 भेद होते हैं। स्वरों के मतलब कि व्यंजन के उच्चारण अल्प प्राण, महाप्राण के बारे में हम लोग जान गए। स्वरों की मात्रा के बारे में जान गए। संयुक्त व्यंजन के बारे में जान गए। संयुक्ताक्षर के बारे में जान गए। ये हिंदी वर्णमाला के बारे में जान गए। देखिए यहाँ पे ये स्वर है अ आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। मात्रा सब स्वर की अलग अलग मात्रा होती है, लेकिन अ की कोई मात्रा नहीं होती है। अ जो है वह व्यंजन में छिपा रहता है, इसलिए अ की मात्रा नहीं होती है। व्यंजन के बारे में जान गए। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। अंतःस्थ के बारे में जानेंगे। य र ल व को अंतःस्थ कहते हैं, उसमें के बारे में जान गए। तालाबी से, मूर्धन्य से, दंती से ह, इसमें उष्मा निकलती है मुंह से, इसलिए उसमें कहते हैं। संयुक्ताक्षर के बारे में जान गए। छ, त्र, ज्ञ 2 व्यंजनों के मेल से बनता है, इसलिए संयुक्ताक्षर कहते हैं। द्विगुण व्यंजन र और ढ ये ट वर्ग में ही आते हैं, लेकिन इसके नीचे बिंदु लगाते हैं, इसलिए अब ये जो है पहले वर्णमाला में इसे शामिल नहीं किया जाता था, लेकिन अब इसे वर्णमाला में शामिल किया जाता है। अनुस्वार जब ऊपर बिंदु लगता है उसे अनुस्वार कहते हैं। विसर्ग साइड में जो बिंदु लगता है 2 उसे हम लोग विसर्ग कहते हैं। इसका उच्चारण ह की तरह होता है। आगत वर्ण किसे कहते हैं? जैसे कि जो उर्दू शब्द या अंग्रेजी शब्द में जिस वर्ण का प्रयोग करते हैं उसे हम आगत वर्ण कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन में हम लोग इस तरह ऑक लिखते हैं, ऑक्सीजन लिखते हैं। तो जो ये अ है उसे हम लोग आगत वर्ण कहते हैं। उर्दू और फारसी में कहीं कहीं ज के नीचे बिंदु रहता है, फ के साइड में बिंदु रहता है, तो इसे हम आगत वर्ण कहते हैं। तो इस प्रकार आज हम लोग वर्ण के बारे में जाने। आज इतना ही रह देते हैं। थैंक्स।